नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुमित गुप्ता और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बुलेटिन में बात कर लेते हैं 2G घोटाले की, जिसमें सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कनिमोझी समेत कुल 17 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सीबीआई केस में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसे में क्या माना जाए कि देश का सबसे बड़ा घोटाला भी सिस्टम की खामियों की भेंट चढ़ गया। सबसे बड़े स्कैम पर सबसे बड़ा सवाल, क्या है 1,76,000 करोड़ के घोटाले का सच? क्या फिर नाकाम हुई सबसे बड़ी जांच एजेंसी? देश के सबसे बड़े घोटाले पर जब दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने देश के सबसे बड़े स्कैम पर सबसे बड़ा फैसला सुनाया, तो अब तक जिन्हें खलनायक माना जा रहा था वो सभी बेदाग बाहर आ गए। We are very happy justice has prevailed and it's a big day for the DMK and my family. कल तक जो सवालों के घेरे में थे, अब सवाल पूछने की बारी उनकी थी कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि हम स्कैमस्टर पार्टी हैं। आज सिद्ध हो गया कि कोई स्कैम नहीं था, कोई करप्ट मोटिव नहीं था और कोई लॉस नहीं था। इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया कि मैं ऐसी थियरी कह रहा हूं कि जीरो लॉस, आज वो सिद्ध हो गई। 2G घोटाले का इतिहास आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ये फैसला उस घोटाले पर आया है जिसने भारत के सियासी इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। 2010 में 2G घोटाले के सुगबुगाहट के साथ ही तब केंद्र की सत्ता में रही यूपीए सरकार के पतन की भी शुरुआत हुई थी। देश भर में कांग्रेस सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा था और जनता की इसी नाराजगी को उस वक्त की विपक्ष में रही बीजेपी ने दिशा दी और 2014 में केंद्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ। लेकिन इस सबसे बड़े घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। जांच एजेंसी सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाई है, इसलिए कोर्ट सभी आरोपियों को बरी करता है। कोर्ट के फैसले में साफ है कि सीबीआई ने सही तरीके से सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट के फैसले से 2G घोटाले का जिन हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो साफ है कि 2G स्कैम पर इस फैसले से पूरा देश हैरत में है। स्कैम का सच चाहे जो भी हो, लेकिन अब ये सवाल तो बनते ही हैं कि क्या वाकई 2G घोटाले की कहानी गढ़ी गई थी? क्या 2010 में 2G स्कैम को लेकर CAG रिपोर्ट गलत थी? क्या 2008 में स्पेक्ट्रम बंटवारे पर सवाल सिर्फ राजनीतिक थे? क्या सीबीआई ने 2G घोटाले की सही तरीके से जांच नहीं की? और सवाल ये भी, क्या सीबीआई के सबूत ना पेश करने से घोटालों को नकारा जा सकता है? आपको याद दिला दें कि पूरे देश को हिलाकर रखने वाले 2G घोटाले का खुलासा 2010 में CAG रिपोर्ट से हुआ था। CAG ने 2008 में स्पेक्ट्रम बांटने के तरीके पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गलत नीति के कारण देश को 1,76,000 करोड़ का घाटा हुआ। 2G घोटाला मामले में ट्रायल 2011 में शुरू हुआ था और 2011 में 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी माना गया। बहरहाल देश को हिलाकर रखने वाले 2G घोटाले पर आए फैसले के बाद फिर सियासी हंगामा जारी है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि अगर वाकई 2008 में कोई घोटाला हुआ नहीं था तो इतना हंगामा बरपा क्यों, और अगर ये घोटाला हुआ तो जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब आखिर देगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 2G स्कैम पर कोर्ट के फैसले के बाद फिर सियासी हंगामे की बाढ़ आ गई है। पहले जो सवालों में घिरे थे, अब वो सवाल पूछ रहे हैं, यानी 2G घोटाले पर 4G सियासी हंगामा जारी है। देखिए 2G पर ये सियासी बोल। 2G स्कैम पर 4G सियासत। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का सवाल। इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया कि मैं ऐसी थियरी कह रहा हूं कि जीरो लॉस, आज वो सिद्ध हो गई। 2G स्कैम, कौन सच्चा कौन झूठा? जनता की गाढ़ी कमाई के 1,76,000 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने को लेकर जिस 2G स्कैम पर देश भर में बवाल मचा था, अब कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर एक बार सियासी हंगामे की बारी है। झूठे इल्जामों को सत्ता की सीढ़ी बना देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, अब वो देश से माफी मांगेंगे? देखिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो न्यायिक मामला है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो एक भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है और तथ्यों से वो साबित हो चुका है।
अब तक इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस पूछ रही है कि घोटाला था नहीं तो शोर क्यों मचाया, यानी जिस 2G घोटाले ने देश की सत्ता को बदला, अब उस पर आए फैसले को भी अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश हो रही है। झूठ का सर्टिफिकेट, क्योंकि इन्होंने ये सत्ता में इसीलिए आए कि इन्होंने ये आरोप लगाया कि हम स्कैमस्टर पार्टी हैं। आज सिद्ध हो गया कि कोई स्कैम नहीं था। कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे वक्तव्य दे रहा है जैसे कोई सम्मान पत्र उसको मिल गया हो। मामला राजनीतिक पार्टियों के बीच का नहीं रहा। इस केस को लेकर शुरू से ही एक्टिव रहे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ दिन पहले तक अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी भी आमने सामने हैं। जो सीबीआई और आरबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनका पीछा बहुत किया गया। ये जो केस है हमारी, इसको साबोटाज किया गया हमारी लॉ ऑफिसर्स के जरिए। इस केस में ना तो सुप्रीम कोर्ट में, ना पटियाला हाउस में, ना किसी कोर्ट में, ना किसी फाइल पे कभी कोई गौर करा या तवज्जो दी। कहना गलत नहीं होगा कि बाकी सियासी मामलों की तरह ही 2G घोटाला मामला धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा है। कहने को तो सीबीआई अब इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन 2G स्कैम पर अब तक की कार्रवाई बताती है कि देश को इस महा घोटाले की सच्चाई शायद ही कभी समझ में आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 2G घोटाले पर आए फैसले के बाद सियासत गर्म है। तत्कालीन CAG विनोद रॉय कांग्रेस के निशाने पर हैं और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी हमले कर रहे हैं। लेकिन हमारे कंसल्टिंग एडिटर वासिंद्र मिश्रा से बातचीत में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच के दौरान हमने कभी भी CAG विनोद रॉय के कामकाज में दखल नहीं दिया। कहीं से जानकारी मिली थी कि जब आप मंत्री थे उस समय विनोद राय जी को लेकर सरकार बहुत परेशान थी, उनकी रिपोर्ट्स को लेकर एज ए CAG। उनके कुछ सगे संबंधियों के बारे में कुछ दस्तावेज था जो आपके हाथ में था। मेरे? हाँ, मैंने आप तक पहुंचा था, सरकार तक मेरे तक नहीं। और उस समय जब मनमोहन सिंह जी के पास वो पेपर दिखाया गया और कहा गया कि इसके विरुद्ध जांच करानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो मनमोहन सिंह जी ने उसको रोक दिया। कहा कि नहीं, इस समय अगर कोई भी जांच होगी तो माना जाएगा कि चूंकि विनोद राय रिपोर्ट कर रहे हैं CAG के जरिए, तो लगेगा कि हम लोग वेंडेटा से काम कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई है? देखिए, पहली बात उसमें आप भी मौजूद थे इस मीटिंग में। इस फैसले में मैं शामिल नहीं था, लेकिन अगर मनमोहन सिंह जी ने ऐसा फैसला किया है तो उनका बड़पन है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही फैसले करने चाहिए। चोर और चोरी की वारदात तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी चोरी करने गए चोर की ईमानदारी जागते देखी है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही एक चोर को। ये एक शातिर चोर है या चोरी करते वक्त जागी ईमानदारी। पहले चोरी फिर माफी, अजब चोर की गजब कहानी। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है ये अजब गजब चोर, जो चोर तो है लेकिन ईमानदार भी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है। जी हां, चौंकिए नहीं, देखिए पहले ये दो तस्वीरें, जिसे देखकर आपका शक व शुबा भी दूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर, जिसमें चोर एक मकान में लगे CCTV कैमरे को चुराता नजर आ रहा है, तो दूसरी तस्वीर में वही चोर चुराए हुए CCTV को उसी घर के सामने वापस रखकर जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला। भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी में चोरी। 12 दिसंबर की रात अज्ञात चोर ने चुराया CCTV कैमरा। 18 दिसंबर को अज्ञात चोर ने लौटाया CCTV कैमरा। घर के सामने CCTV कैमरा रखते वक्त चोर ने मांगी माफी। दूसरे CCTV कैमरे में कैद चोरी की पूरी वारदात। आप देख सकते हैं 12 दिसंबर को चोरी की ये पूरी वारदात। ये अज्ञात चोर किस तरह सन्नाटे का फायदा उठाते हुए रात के 11:15 बजे घर के लॉन से CCTV कैमरे पर हाथ साफ कर रहा है। आपको बता दें कि ये घर है एक कैटरिंग चलाने वाले संदीप सिंह का। हालांकि चोर की ईमानदारी से खुश होकर मकान मालिक संदीप ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की और बिना पुलिस की खोजबीन किए ही
6 दिन बाद चोरी किया हुआ सीसीटीवी कैमरा उसी घर के सामने चोर ने वापस रख दिया और जाने से पहले माफी भी मांगी। हालांकि इस चोर ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जानता है, लेकिन चोरी का सामान वापस रखते वक्त उसने अपनी गलती का एहसास जरूर जाहिर किया, जो बताता है कि इसमें ईमानदारी अभी जिंदा है। मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज, भोपाल। दिल्ली में ढोंगी बाबा वीरेंद्र देव के आश्रम पर छापेमारी जारी है। देर रात रोहिणी इलाके में वीरेंद्र देव के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग की टीम के साथ छापेमारी की और आश्रम से 41 लड़कियों को रेस्क्यू किया। इलाके के लोगों के मुताबिक बाबा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में काफी गड़बड़ी चल रही थी। मामले में कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की छापेमारी के बाद ढोंगी बाबा फरार हो गया। हैदराबाद में 25 साल की एक युवती को उसके बॉयफ्रेंड ने आग के हवाले कर दिया। इस वारदात में युवती 50% जल गई है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना गुरुवार रात की है, जब युवती को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखे से लालागुड़ा इलाके में बुला लिया और फिर सरेआम केरोसिन ऑयल डालकर युवती को आग के हवाले कर दिया, फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बॉयफ्रेंड की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आर्मी का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये घटना पुलवामा के शादीमार्ग के पास हुआ। खबरों के मुताबिक ये ट्रक ओवरलोडेड था, जिसकी वजह से ये पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी भी जवान को चोट नहीं आई है। यूपी के संभल में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। यहां एक दिन में करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग कुत्तों का शिकार हुए हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा और मजबूरन उन्हें कुत्तों को खुद ही भगाना पड़ रहा है। आसान नहीं होता है इसरो तक पहुंचना। साइंस में दिलचस्पी रखने वाले हर छात्र का ये सपना होता है, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो फिर वहां पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। मथुरा के कृष्ण गोपाल ने ये कर दिखाया है। मुसलसल कोशिश करने से तकदीरें संवरती हैं। जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। ये मुसलसल कोशिश का ही नतीजा है कि इस युवा ने अपने दम पर मंजिल पाई है। मथुरा के कृष्ण हैं ये। जी हाँ, कृष्ण गोपाल है इनका नाम और काम भी इनका कुछ ऐसा ही है। मेहनत के दम पर इन्होंने मुफलिसी को मात दी और मथुरा से इसरो की उड़ान भरी। जी हाँ, इसरो में साइंटिस्ट के तौर पर इनका चयन हुआ है, जो बचपन से ही इनका ख्वाब था। मेरे जो स्टीफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखना, उससे मेरा साइंस की तरफ एज था और मैं हमेशा से ही साइंटिस्ट बनने का सपना देखता था, अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहता था। ये इतना आसान नहीं था क्योंकि पिता की कमाई महज मजदूरी पर टिकी है। वेल्डिंग का काम करते हैं और उसी से पूरे परिवार का गुजर बसर होता है। लेकिन मेहनत के दम पर गोपाल ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। और मेन मेरा फोकस था कि रिसर्च करने की तरफ, जो अंतरिक्ष की रिसर्च हो, जहाँ पर मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम सिर्फ अकेले हैं। कैसे पहुँचे इसरो तक? कृष्ण गोपाल की 12वीं तक की पढ़ाई मथुरा से हुई है। 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लासों में कृष्ण गोपाल के 70% मार्क्स आए। फिर इंजीनियरिंग की, जिसमें उनके 75% मार्क्स आए। कृष्ण गोपाल की सफलता पर इनके परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। पिता को उम्मीद है कि बेटे का इसरो में सिलेक्शन होने से उसकी छोटी बहनों को एक प्रेरणा मिलेगी। मेरे साथ में जो हो रहा है, ऐसी जिंदगी में कभी चैन कर पाऊंगा। मेरे बेटे ने आज मेरा नाम रोशन किया है, मुझे बहुत। स्कॉलरशिप के सहारे इंजीनियरिंग करने वाले गोपाल ने उसी पैसे से फरवरी 2017 में इसरो का फॉर्म भरा। परीक्षा में देश भर के 300 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ 34 परीक्षार्थी ही हुए और गोपाल को इसमें 32वां स्थान आया।
ये एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो परेशानियों का रोना रोकर मेहनत करने से पल्ला झाड़ लेते हैं। प्रवीण शर्मा, ईटीवी न्यूज, मथुरा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।